Hello students, welcome to Vedyug. I am your history mentor. And in this video, we are going to start fourth chapter of history, which is Age of Industrialization. In this video, we are going to learn about the following topics, which are the introduction of industrialization, then before the industrial revolution, the coming up of the factory, the pace of the industrial change. So ये कुछ टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं पहले इंट्रोडक्शन से. So in the early 20th century, E.T. Paul's music book cover depicted the dawn of the century with a goddess-like figure symbolizing progress and carrying the flag of the new country. तो 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में E.T. पॉल ने उनकी जो म्यूजिक बुक थी उसके कवर के ऊपर एक डॉन ऑफ द सेंचुरी का उल्लेख किया था, जिसमें जो पिक्चर थी उसमें एक गॉडेस लाइक फिगर थी जो क्या सिंबलाइज कर रही थी, प्रोग्रेस ऑफ न्यू सेंचुरी, एक नए सेंचुरी की जो प्रोग्रेस है वो सिंबलाइज कर रही थी. और साथ ही साथ वो जो गॉडेस लाइक फिगर थी वो अपने हाथ में एक फ्लैग लेकर थी. द इलिस्ट्रेशन शोकेस्ड वेरियस साइंस ऑफ प्रोग्रेस such as railways, cameras, machines, printing press and factories. और ये जो पिक्चर था, ये पिक्चर अलग अलग प्रोग्रेस शो कर रहा था, जैसे कि रेलवेज है, कैमराज है, मशीन्स है, प्रिंटिंग प्रेस है एंड फैक्ट्रीज है. इन सारे क्षेत्रों में जो भी प्रोग्रेस हो रही थी उस सेंचुरी में, उस नई सेंचुरी में, उस प्रोग्रेस को वो इमेज शो कर रही थी. द इमेज एम्फसाइज द एसोसिएशन ऑफ रैपिड टेक्नोलॉजी चेंज एंड इनोवेशंस विद द मॉडर्न वर्ल्ड. ये जो इमेज थी ये एक एसोसिएशन बता रही थी, एक टेक्नोलॉजी में जो रैपिड चेंज हो रहा है और जो उसके वजह से न्यू इनोवेशंस हो रहे थे मॉडर्न वर्ल्ड में, इन दोनों चीज़ों का एसोसिएशन वो इमेज बता रही थी. द डिपिक्शन कन्वे अ सेंस ऑफ वंडर एंड ऑप्टिमिज्म रिगार्डिंग द एडवांसमेंट ब्रॉट अबाउट बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन. अब ये जो E.T. पॉल ने डॉन ऑफ द सेंचुरी की जो अपने म्यूजिक बुक पे जो इमेज शो की थी, वो इमेज क्या कर रही थी, वो इमेज डिपिक्ट कर रही थी इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से जो एडवांसमेंट आए हैं टेक्नोलॉजी में, जो वंडर्स हुए हैं, उन सारे चीज़ों के बारे में वो इमेज डिपिक्ट कर रही थी. अनदर इमेज अपीयरिंग इन अ ट्रेड मैगजीन ओवर 100 years अगो कॉन्ट्रास्टेड अलादीन फ्रॉम द ओरिएंट विथ द मॉडर्न मैकेनिक्स. अब इस इमेज के बाद एक और इमेज आपके बुक में दी है. वो इमेज क्या दर्शाती है, वो 100 साल से भी पुराने ट्रेड मैगजीन में दिखाई देने वाली एक इमेज थी. वो जो इमेज थी वो इमेज क्या कर रही थी, वो इमेज अलादीन और जो आधुनिक मैकेनिक है उनकी तुलना कर रही थी, कॉन्ट्रास्ट कर रहे थे, उनको तुलना कर रहे थे. देन अलादीन रिप्रेजेंट द ईस्ट एंड द पास्ट व्हाइल द मैकेनिक सिंबलाइज द वेस्ट एंड द मॉडर्निटी. तो अलादीन क्या रिप्रेजेंट कर रहा था उस पिक्चर में, ईस्ट और पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था. लेकिन जो मॉडर्न मैकेनिक्स थे उस पिक्चर में वो क्या शो कर रहे थे, वेस्ट एंड मॉडर्निटी. Aladdin with his magic lamp built a beautiful palace representing the traditional and mystical aspects of the East. तो अलादीन उसके मैजिकल लैम्प के साथ एक ब्यूटीफुल पैलेस वहाँ पे बना रहा है और वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ट्रेडिशनल एंड मिस्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ईस्ट. ईस्ट के जो ट्रेडिशनलिटी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. वही दूसरे ओर पर जो मॉडर्न मैकेनिक्स है वो इक्विप्ड है एडवांस टूल से, और ये क्या पोर्ट्रेट कर रहा है, as waving a new magic by constructing bridges, ships, towers and high-rise buildings. तो वो जो मैकेनिक्स है वो क्या बना रहे हैं, न्यू ब्रिजेस बना रहे हैं, शिप्स बना रहे हैं, टॉवर्स बना रहे हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं. तो इससे क्या पोर्ट्रेट होता है, जो न्यू मैजिक आ रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वेस्ट में, उन सारी चीज़ों के बारे में ये पिक्चर दिखा रही है. द इमेज रेनफोर्स द आइडिया दैट The modern age was characterized by progress through technological advancement. तो ये जो इमेज है ये मॉडर्न एज में जो प्रोग्रेस हो रही है थ्रू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, उस प्रोग्रेस को दर्शा रही है. इमेजेस एंड एसोसिएशन डिपिक्ट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन एज अ टाइम ऑफ प्रोग्रेस एंड मॉडर्निटी. अब ये जितने भी इमेजेस है और उनका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से एसोसिएशन है, ये क्या शो कर रहा है, इट डिपिक्ट्स द इंडस्ट्रियलाइजेशन एज अ टाइम ऑफ प्रोग्रेस. सो मॉडर्निटी और उस समय की जो प्रोग्रेस हो रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, ये इमेजेस वो प्रोग्रेस को शो कर रहे हैं. द रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, रेलवेज,
factories and high-rise buildings are seen as a sign of societal development. जो रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है उसमें रेलवेज है, फैक्ट्रीज है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रहे हैं, ये एक साइन है सोसाइटी डेवलपमेंट के. इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिंग्स ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस, इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड कनेक्टिंग डिस्टेंट प्लेसेस. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत से चेंजेस आ रहे थे, जिसकी वजह से लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है वो इम्प्रूव हो रहे थे और जो अलग अलग प्लेसेस है, अलग अलग कंट्रीज है, वो कनेक्ट हो रहे थे. हाउएवर, पर्सपेक्टिव्स हैव बिकम मोर न्यूआंस्ड कंसिडरिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट. जो पर्सपेक्टिव्स है लोगों के, वो अभी बहुत ज़्यादा समझदार हो गए थे, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों को समझ कर ले रहे थे. बैलेंसिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विथ ह्यूमन वेलबींग एंड सस्टेनेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट. तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और ह्यूमन वेलबींग में बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे सस्टेनेबिलिटी के लिए. सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का जो बैलेंसिंग है ह्यूमन वेलबींग एंड सस्टेनेबिलिटी का, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्वॉल्व्स इकोनॉमिक, लेबर एंड सोशल चेंजेस, नॉट जस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में सिर्फ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें इकोनॉमिक चेंजेस, लेबर चेंजेस एंड सोशल चेंजेस भी इन्वॉल्व है. इट हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव इम्पैक्ट ऑन पीपल्स लाइफ. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के दोनों इम्पैक्ट हुए हैं लोगों पर, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हुए हैं, साथ ही साथ निगेटिव इम्पैक्ट भी हुए हैं. इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉन्सिक्वेंसेस आर शेप्ड बाय पॉलिसीज, लेबर मूवमेंट एंड पावर डायनामिक्स. और ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट के, वो अलग अलग पॉलिसीज से शेप किए गए, उन्हें आकार दिया गया अलग अलग पॉलिसीज से, लेबर मूवमेंट से एंड पावर डायनामिक्स से. आई होप आप सबको जो बेसिक इंट्रोडक्शन था इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो समझ आ गया होगा. अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद क्या, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले क्या सिनेरियो था वो देखते हैं. इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विद फैक्ट्रीज, बट देयर वाज लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बिफोर द इमर्जेंस ऑफ फैक्ट्रीज. इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो हमेशा किससे एसोसिएटेड है, फैक्ट्रीज से एसोसिएटेड है. लेकिन लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से पहले भी फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन हुआ था. दिस फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज रेफर्ड एज अ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. और ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले का जो फेज है उसे क्या कहते हैं, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. मर्चेंट्स फ्रॉम टाउन्स इन यूरोप मूव टू द कंट्री साइड एंड फाइनेंस पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर द इंटरनेशनल मार्केट्स. तो जो मर्चेंट्स थे वो टाउन से कंट्री साइड मूव हुए यूरोप में, और उन्होंने पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स के हेल्प से बहुत सारे गुड्स को प्रोड्यूस किया इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए. अर्बन क्राफ्ट्स एंड ट्रेड गिल्ड रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्शन एक्सपांशन इन टाउन्स, सो मर्चेंट्स टर्न टू द कंट्री साइड. तो जो अर्बन क्राफ्ट्स थे और जो ट्रेड गिल्ड्स थे, जो ट्रेड पर रूल्स एंड रेगुलेशन थे, उसकी वजह से जो प्रोडक्शन का एक्सपांशन था टाउन्स में वो रुक रहा था. तो इसीलिए मर्चेंट्स जो है वो टाउन्स को छोड़कर कंट्री साइड आ गए ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए. पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स इन द कंट्री साइड वर्कड फॉर मर्चेंट्स सप्लीमेंटिंग देयर इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन. तो पीजेंट्स और आर्टिजन्स जो थे वो कंट्री साइड में मर्चेंट्स के लिए काम करते थे और उसके बदले में मर्चेंट्स जो है उनको पे करते थे कल्टीवेशन के लिए. प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्शन इन्वॉल्व अ क्लोज रिलेशन बिटवीन टाउन्स एंड द कंट्री साइड. तो जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्शन था, वो जो पीरियड था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, उसमें आप टाउन्स और कंट्री साइड के बीच में एक क्लोज रिलेशनशिप देखोगे. मर्चेंट्स कंट्रोल द प्रोडक्शन नेटवर्क एंड गुड्स वर प्रोड्यूस्ड विद इन फैमिली फार्म्स, नॉट फैक्ट्रीज. तो मर्चेंट्स क्या करते थे, वो जो भी प्रोडक्शन नेटवर्क है उसको कंट्रोल करते थे, और जो गुड्स थे वो उनके फैमिली फार्म्स में ही तैयार होते थे, फैक्ट्रीज में नहीं. Each merchants employed 20 to 25 workers at each stage of production, resulting in hundreds of workers under their control. तो हर एक जो मर्चेंट है वो कितने एम्प्लॉय को काम पे रखता था, 20 से 25 एम्प्लॉय को काम पे रखता था हर एक प्रोडक्शन के स्टेज पे. और इसलिए उनके पास कितने वर्कर्स थे, उनके अंडर कुछ 100 से भी ज़्यादा वर्कर्स आते थे. लंदन बिकेम अ फिनिशिंग सेंटर इन द प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम. तो प्रोटो इंडस्ट्रियल पीरियड में जो फिनिशिंग सेंटर है वो कौन बना, लंदन. लंदन में सारी चीज़ें आती थी और वहाँ पे उसको एक फिनिशिंग टच दिया जाता था.
This system was part of a network of commercial exchange where merchants played a central role. तो ये जो प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम था ये एक कमर्शियल एक्सचेंज नेटवर्क का एक पार्ट था जिसमें मर्चेंट्स ने बहुत अहम रोल प्ले किया। तो आई होप आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले जो प्रोटो इंडस्ट्रियल पीरियड था वो किस तरह से था वो समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो है द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्रीज। तो फैक्ट्रीज आने के बाद किस तरह से चेंजेस हुए, कब से फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई वो देखते हैं। द अर्लीस्ट फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड emerged by the 1730 but their numbers multiplied in the late 18th century। तो जो फैक्ट्रीज है इंग्लैंड में वो सबसे पहले कब इमर्ज हुए, कब इस्टेब्लिश हुए, 1730 से फैक्ट्रीज का सेटअप होना स्टार्ट हुआ, लेकिन उनका जो नंबर है वो बढ़ने कब लगा, लेट 18th सेंचुरी में। कॉटन प्रोडक्शन प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इंडस्ट्रियल एरा। तो इंडस्ट्रियल एरा में कॉटन प्रोडक्शन जो है इसने बहुत अहम रोल प्ले किया विद द ब्लूम इन द लेट 19th सेंचुरी। तो इसमें लेट 19th सेंचुरी में ज़्यादा आपको प्रोग्रेस दिखाई दी। इन 1760 Britain imported 2.5 million pounds of raw cotton which increased to 22 million pounds by 1787। तो 1760 में ब्रिटेन क्या करता था, 2.5 मिलियन पाउंड्स का रॉ कॉटन इंपोर्ट करता था और वही जो इंपोर्टिंग का नंबर है वो बढ़ गया 1787 तक, जो इंक्रीज होके कितना गया, 22 मिलियन पाउंड्स तक। इन्वेंशन इन द 18th सेंचुरी इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, इंक्रीजिंग आउटपुट पर वर्कर एंड द क्वालिटी ऑफ थ्रेड्स एंड यार्न। तो जो 18th सेंचुरी में इन्वेंशंस होने लगे उसकी वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस की जो इफिशियंसी है वो बढ़ने लगी और साथ ही साथ आउटपुट भी ज़्यादा मिलने लगा पर वर्कर से, और इसीलिए जो क्वालिटी थी थ्रेड की और यार्न की वो भी बढ़ने लगी। रिचर्ड ऑकराइट्स क्रिएशन ऑफ कॉटन मिल concentrated production in one location, allowing better supervision, quality control and labor regulation। तो रिचर्ड ऑकराइट्स ने एक कॉटन मिल का क्रिएशन किया, कॉटन मिल को बनाया जिसकी वजह से जितना भी प्रोडक्शन था वो एक लोकेशन पे मिल रहा था और साथ ही साथ बेटर सुपरविजन भी हो रहा था, उसकी वजह से क्वालिटी कंट्रोल भी अच्छा था और लेबर रेगुलेशन में भी हेल्प हो रही थी। In the early 19th century, factories became a prominent part of the English landscape, captivating people's attention and overshadowing decentralized production। तो अर्ली 19th सेंचुरी में फैक्ट्रीज जो है वो ज़्यादा बढ़ने लगी जिसकी वजह से इंग्लैंड में फैक्ट्रीज जो है इंग्लैंड का एक प्रोमिनेंट पार्ट बन गया और लोगों का जो पूरा ध्यान है वो फैक्ट्रीज पर जाने लगा और जो डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन था वो कम होने लगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो है द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज रैपिड, पर्टिकुलरली इन इंडस्ट्रीज सच एज कॉटन एंड मेटल्स। तो जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस थी वो बहुत ज़्यादा रैपिडली हुई और ज़्यादातर कॉटन और मेटल्स के इंडस्ट्रीज ये प्रोसेस जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का हमें ज़्यादा दिखाई दिया। कॉटन वॉज द लीडिंग सेक्टर इन द इनिशियल फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अंटिल द 1840s। तो 1840s तक कॉटन जो था एक लीडिंग सेक्टर था इंडस्ट्रियलाइजेशन के इनिशियल फेज में और उसके बाद आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज भी उसमें आ गए। उसके बाद जो एक्सपांशन हुआ रेलवेज का, इसके वजह से आयरन एंड स्टील की डिमांड और ज़्यादा बढ़ने लगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन डज नॉट सोलली रेफर टू द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो पूरी तरह से जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज की जो ग्रोथ है उसको रेफर नहीं करती। Even at the end of the 19th century, less than 20% of the total workforce was employed in technologically advanced industrial sector। तो 19th century के end तक 20% of जो total workforce था वो कहाँ एम्प्लॉयड था, जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंडस्ट्रियल सेक्टर है वहाँ पर वो वर्क कर रहे थे। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग टेक्सटाइल still play a significant role with a large portion of output produced outside of factories within domestic units। तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो थे टेक्सटाइल में इंक्लूडिंग टेक्सटाइल्स ऑल्सो, तो वहाँ पर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज ने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया क्योंकि जो लार्ज पोर्शन था प्रोडक्शन का वो ज़्यादातर आउटसाइड ऑफ द फैक्ट्रीज होता था डोमेस्टिक यूनिट्स में। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एक्सपीरियंस सम लेवल ऑफ चेंज एंड ग्रोथ ऑल्दो नॉट एज ड्रामेटिक एज द स्टीम पावर कॉटन और मेटल इंडस्ट्रीज। तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज ने भी कुछ हद तक चेंजेस और ग्रोथ उनमें आए, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं थे जितने स्टीम पावर
कॉटन और मेटल इंडस्ट्रीज में थे। स्मॉल इनोवेशंस इन नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर्स लाइक फूड प्रोसेसिंग, बिल्डिंग, पॉटरी, ग्लास वर्क, टैनिंग, फर्नीचर मेकिंग एंड इम्प्लीमेंट प्रोडक्शन कंट्रीब्यूटेड टू देयर ग्रोथ। तो जो स्मॉल इनोवेशंस थे नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर में, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग हो गया, बिल्डिंग्स है, पॉटरी है, ग्लास वर्क, टैनिंग, फर्नीचर मेकिंग, इन सब की ग्रोथ में ये स्मॉल इनोवेशंस ने हेल्प की है। Then technological changes occurred slowly and did not spread uniformly across the industrial landscape. जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस थे वो बहुत धीरे धीरे बढ़ने लगे और इंडस्ट्रियल लैंडस्केप में वो यूनिफॉर्मली मतलब हर जगह एक जैसे स्प्रेड नहीं हुए। न्यू टेक्नोलॉजी वॉज एक्सपेंसिव एंड ऑफ्टन फेस स्केप्टिसिज्म फ्रॉम मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। तो न्यू टेक्नोलॉजी जो थी वो ज़्यादा महंगी थी, जिसकी वजह से मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उसको यूज़ करने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाते थे। मशीन्स फ्रीक्वेंटली ब्रोक डाउन रिजल्टिंग इन कॉस्टली रिपेयर्स। मशीन्स कभी कभी टूट जाते थे जिसकी वजह से उसको रिपेयर भी करना पड़ता था, जो ज़्यादा कॉस्टली हो जाता था। एडिशनली देयर इफेक्टिवनेस डिड नॉट ऑलवेज मैच द क्लेम्स मेड बाय इन्वेंटर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। और जो मशीन्स का इफेक्टिवनेस था वो जो इन्वेंटर्स और मैन्युफैक्चरर्स के इक्वल नहीं था, उनको मैच नहीं करता था। द अडॉप्शन ऑफ स्टीम इंजिन्स फॉर एग्जाम्पल वॉज इनिशियली लिमिटेड। तो स्टीम इंजन का जो अडॉप्शन था वो पहले लिमिटेड ही था। जेम्स वॉट इम्प्रूव द स्टीम इंजन एंड पेटेंटेड द न्यू मॉडल इन 1781 बट इट टुक टाइम टू गेन एक्सेप्टेंस। तो जेम्स वॉट ने क्या किया, वो स्टीम इंजन को इम्प्रूव किया और खुद के नाम पर पेटेंट भी करवाया न्यू मॉडल को 1781 में, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी देयर वर ओनली 321 स्टीम इंजन्स इन इंग्लैंड। तो 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में इंग्लैंड में सिर्फ 321 स्टीम इंजन्स ही थे और ज़्यादातर वो कहाँ पे यूज़ होते थे, कॉटन, वुल, माइनिंग, कैनल वर्क्स एंड आयरन इंडस्ट्रीज़ में। जो बाकी इंडस्ट्रीज़ थे उन्होंने ज़्यादा टाइम लिया इस पावरफुल टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में और उनके लेबर प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने में। Historians now recognize that the typical workers in the mid-19th century was not machine operator but rather a traditional craftsperson और laborer। तो हिस्टोरियन ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि जो टिपिकल वर्कर्स थे मिड 19th सेंचुरी में वो मशीन ऑपरेटर्स नहीं थे, बल्कि वो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्सपर्सन थे और लेबरर थे। तो इस तरह से हमने हमारा जो पार्ट 1 है इस चैप्टर का वो कंप्लीट कर लिया है। अब इस वीडियो के आधार पे मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं टेक्स्ट बुक की हेल्प से, और साथ ही साथ आपको टेक्स्ट बुक भी रेफर करनी है। इफ़ आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को रीवॉच कीजिए और हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए पार्ट्स के साथ। तो टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।